कुछ वीएलईज ने सवाल भी किए हैं जो अभी मेरे चैट बॉक्स में दिख रहा है। बात करते हैं कि जैसे अगर कोई वीएलई एप्लीकेशन करता है, किसी कैंडिडेट को रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ चीजें मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए या ऐसा कुछ एरर आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको सुधार कैसे करेंगे? इसके बारे में क्या तरीका है अपडेट करने की? एप्लीकेशन का तरीका क्या है? देखिए, परीक्षा अगर कैंडिडेट ने परीक्षा में नहीं बैठा है, उससे पहले आप उसकी कोई भी जानकारी को एडिट कर सकते हो। आपको कैंडिडेट के जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आप वहां पे एडिट टैब में जाके कैंडिडेट की जानकारी का आपको उसमें भी हमने कंडीशंस दी है कि आप इतनी ही जानकारी एडिट कर सकते हो कैंडिडेट की, लेकिन ये मैंने आपको सेशन में भी बताना जी, बाकी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते। आप कैंडिडेट के नाम की स्पेलिंग ये सब, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब आप आधार बेस्ड होने की वजह से तभी आप, क्योंकि एक बार अगर हम बार बार इसको चेंज करवाते रहेंगे, क्योंकि वो उतनी बार बायोमेट्रिक बायोऑथ होता है आपके आधार डेटा से, और हमारे पास लिमिटेड स्कोप ही है कि हम उतने बार ही कैंडिडेट को जांच की जा सकती है। तो ये पहली बार में ही डिटेल्स साफ हो जाए। आप कोशिश करें कि लाइव पोर्टल पे डालने से पहले किसी पेपर पेन पे उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख ले, स्पेलिंग चेक करवा ले, उसके बाद ही आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन या यूं बोलें इसको कि उसको फाइनल एग्जाम कह सकते हैं। अपने 20 घंटे के क्लासेस करने के बाद एक कैंडिडेट का जब हम एग्जाम कराते हैं, तो एग्जाम कराने का एक प्रोसेस आपने बताया कि पूरी तरह से कैंडिडेट को एक तरीके से लाइव सामने बैठना है, जो भी दिशा निर्देश जो लाइव प्रॉक्टर बोल रहा है उसको पूरा अध्ययन करना है, उसको मानना है। अच्छा, इसकी समय अवधि क्या होती है? कब से कब के बीच में ये एग्जामिनेशन होता है? देखिए, ये एग्जामिनेशन सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक हमारा 12 घंटे की एक विंडो है जिसमें हमने परीक्षा रखी हुई है। आप इस बीच कभी भी आके परीक्षा देके जा सकते हैं। अच्छा मैम, अगर एग्जाम के दौरान तकनीकी कारणों से एग्जाम नहीं हो पाया सेम डे में, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मतलब हो ही नहीं पाया, तकनीकी कारण थी, टेक्निकल वजह थी, वो कनेक्टिविटी हो सकती है, डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसी कंडीशन में क्या उसे री अटेम्प्ट करने की कोई सुविधा है या फिर वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा एग्जाम? नहीं अजय जी, हम ये मानते हैं कि हमारा रूरल इंडिया में अभी भी इंटरनेट की कमी है। नेट फ्लक्चुएट करता है, कभी आता है कभी चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 2 ऑप्शन हम यहाँ देते हैं। अगर परीक्षा देते समय सबमिट बटन क्लिक करने से पहले आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली किसी भी कारणवश परीक्षा बंद हो गई है, तो अगर आप उसके तुरंत 2-3 घंटे या 4-5 घंटे में तुरंत दोबारा लॉगिन करते हैं, तो आपकी परीक्षा वहां से स्टार्ट होगी जहां पे आपने सवाल छोड़ दिया था, जो स्क्रीन बंद हुई थी, वहीं से आपके दोबारा से आपका स्क्रीन खुलेगा और वो आपको जो आपने आंसर्स दे दिए हैं उतना लेके आप आगे भी देख सकते हैं। आप अपने आंसर्स चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे के बाद आप करते हो और 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आप करते हो, तो आपको क्या किया जाता है कि आपका फिर से आपको जवाब शुरू से 25 क्वेश्चंस का दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे से ऊपर हो जाता है तो आपको जितने भी आपने जवाब दिए थे वो फाइनल मान लिए जाते हैं, तो आपको 24 घंटे के भीतर दोबारा लॉग इन करना पड़ता है। यानी जो मैं समझ पाया, इस सेम डे में सुबह 8 AM से लेकर के 8 PM के बीच में एग्जाम के दौरान तकनीकी कारणों से अगर आपका एग्जाम उस समय बाधित होता है, तो उसी दिन आप उसी समय सीमा में दोबारा अपने समय अवधि में आकर के एग्जाम देते हैं, तो जहां तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसके आगे वो कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर। जी, आज 4:30 बजे मैं परीक्षा दे रही हूँ और मेरी इंटरनेट सिस्टम बंद हो गया, तो कल 4:30 बजे से पहले मुझे परीक्षा में अपीयर होके आंसर सबमिट करने हैं। जी, तो अगर 5 बज जाता है तो हाँ। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि जैसे पंजीकरण के आपने जैसे बताया शुरू में अपने शुरुआती डिटेल में कि कैंडिडेट को 20 घंटे के लिए एक समय अवधि में उसको पूरा सेशन क्रिएट करना हो, तो मतलब अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं। अधिकतम 20 दिनों की अवधि में उसे अपनी मुख्य परीक्षा दे लेनी होती है, 20 या 30 दिनों के अंदर। तो मैं मान के चलता हूं कि 30 दिन के बाद भी अगर वो कैंडिडेट एग्जामिनेशन नहीं देता है, तो क्या उन्हें उनकी अभ्यर्थन को रद्द कर दिया जाएगा या वो कंटिन्यू रह सकते हैं? अभी
फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के समय में बहुत सारे बच्चे माइग्रेट कर गए थे या लोग माइग्रेट कर गए थे। तो इस स्थिति में ध्यान रखते हुए हम उन्हें ऑप्शन देते हैं कि आप 30 दिन के बाद भी परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति को अगर आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। कोशिश करिए कि बच्चा 30 दिन के पढ़ने के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर-अंदर एग्ज़ाम करवा ले, क्योंकि आपका पेमेंट भी बन जाएगा, कैंडिडेट को जो पढ़ाई की है वो भी फ्रेश दिमाग में रहेगी और आप अपना ग्राम पंचायत का टारगेट भी अचीव कर पाएँगे। तो कोशिश करना, ये हम सलाह देते हैं, सजेशन है हमारा कि 30 दिन के भीतर कर ले। बहुत समय में अगर आप 1 महीने के बाद नहीं करवाए हैं, तो हम क्या करते हैं कि 1-1 साल पुराने बच्चे जो 6-6 महीने पुराने हैं, उनको सिस्टम से निकालते जा रहे हैं, उन्हें ब्लॉक करते जा रहे हैं। तो आपके साथ ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए कोशिश करें कि 30 दिन के भीतर-भीतर कैंडिडेट की परीक्षा करवा के आप उन्हें सर्टिफिकेट दिलवा दें। अच्छा, अब कुछ हम लोग कमेंट ले लेते हैं, फील्ड से आ रही है। जैसे एक तो ये कुछ तो फील्ड में ऐसा र्यूमर है, ऐसा लगता है कि जैसे प्रोजेक्ट ओवर हो चुका है। अभी एक भाई सवाल कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कब तक चलेगा। जैसे ये स्क्रीन पे आप देख पा रही हैं, प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, हमें भी करना है। देखिए रवि जायसवाल जी, अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किसी ने रोका नहीं है, मैंने आपको शर्तें बताई हैं। आप अगर एज अ वीएलई उन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप बिल्कुल प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र में काम करिए। आप टारगेट तो पूरा करिए। हम 2017 से काम कर रहे हैं, अभी तक हम अपना दिया हुआ टारगेट ही नहीं पूरा कर पा रहे, तो हम कैसे काम करेंगे? तो हम मेरी सारे यूपी के वीएलई से गुजारिश है कि नया टारगेट चाहिए तो एग्जिस्टिंग टारगेट कंप्लीट करिए। उन्हीं वीएलईज, ऐसा ना हो कि उन वीएलईज को टारगेट मिले जिन्होंने ग्राम पंचायत पूरी कर दी हो, उन्हीं ग्राम पंचायत को फिर आगे बढ़ाया जाए। तो जहां अभी 250-300 नहीं हुआ, तो उन्हें नया कैसे मिलेगा? तो ये तो मैं सरकार से भी, अगर जिन भी ऑफिशियल से बात करेंगे तो वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो अगर आपको टारगेट बढ़ाना है, आगे काम करना है, तो पहले दिया हुआ टारगेट पूरा कर लीजिए। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एफिडेविट कहाँ से नोटरी कराना होगा? जी, आजकल तो ई स्टैम्प का जमाना है। आप किसी भी सर्टिफाइड नोटरी आपकी जगह-जगह बैठे रहते हैं, वहाँ पे जाके आप एफिडेविट उनसे ई स्टैम्प करवा के डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं। या कोई भी आपके आसपास जो नोटरी बैठते हैं, आप उनसे कहीं से भी स्टेट का मान्य ई स्टैम्प पेपर है, आप उस पे बनवा सकते हैं डॉक्यूमेंट। ये एक अगला क्वेश्चन है, श्रीमान जी सर्विस का मौका मुझे मिलना चाहिए। तो बिल्कुल, अभी मैम ने बताया कि आप मानदंडों को पूरा करते हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। विजय शंकर जी का एक सवाल है मैम। मैम, गलती से कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गया है, कैसे सही होगा? आप कैंडिडेट के आप अपना लॉगिन कीजिए, वहाँ पे एडिट ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाने का ऑप्शन है। आप वहाँ पे जाके डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाइए। अगर नहीं होता है तो हमारी टीम है, टिकट रेस करिए, हमें बैकएंड से उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना पड़ेगा। अगर बहुत समय सीमा रजिस्ट्रेशन किए हुए 1.5-2 महीना हो गया तो एडिट नहीं हो पाएगा। आप उसके बाद टिकट रेस करिए, हमारी टीम बैकएंड से आपके कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देगी। अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो आप खुद भी कर सकते हैं, एडिट में जाके, एडिट टैब में जाके कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए। ये कुछ लिख रहे हैं कि मैंने 50 बच्चों को पंजीकरण किया है, अब आईडी खुल नहीं रही है। देखिए मनोज जी, आईडी सिर्फ उन वीएलईज, देखिए इस वक्त मेरे सिस्टम पे हमारे पास कम से कम 60-70 हजार वीएलईज काम कर रहे हैं देश भर में। सबकी आईडीज ब्लॉक नहीं होती है। तो अगर आपकी आईडी ब्लॉक हुई है तो ये आप लिख लीजिए कि आपने कोई ना कोई गलत काम किया है। या तो आप यूपी में काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिए हुए डिस्ट्रिक्ट में, अपने दिए हुए ग्राम पंचायत में काम नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आपकी आईडी को ब्लॉक किया गया है तो हमें जांच करनी पड़ेगी कि आपकी आईडी किस कारणवश बंद की गई है। आप टिकट रेस करिए, वहां पे हमारे सीएससी ऑफिशियल्स हैं जो आपको सही जानकारी देंगे कि आपकी आईडी किस कारणवश बंद की गई है। अगला सवाल है, यह सर्टिफिकेट किस काम में आता है?
देखिए, ये मैं आपको सारे वीएलईज़ को यहाँ साफ बता दूँ कि ये पीएमजी दिशा का सर्टिफ़िकेट हम कहीं भी नहीं कहते किसी एम्प्लॉयी के लिए या जॉब के लिए काम आता है। ये काम में आपको किसी भी जॉब में, नौकरी के लिए काम में नहीं आता है, ये पहले ही बता दें। ये सिर्फ़ एक लाइफ़ स्किल है, एक जीवन में आपने एक नया स्किल सीखा है, उसके लिए हम ये बता रहे हैं कि आपको एक कंप्यूटर चलाना उस व्यक्ति को आता है, सिर्फ़ उतना प्रमाणित करता है। इससे ज़्यादा कोई प्रमाण नहीं है, आप किसी नौकरी वग़ैरह में इसको ना दिखाएँ, क्योंकि हम कहीं भी ये चीज़ हमने नहीं लिखी हुई या बोली गई है कि आप इसे किसी नौकरी में भी, अपने पेशे में भी इसको प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनवरी में कब लगाना? कब लगाने को बोला? ये पीएमजी दिशा की एफिडेविट के ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ही नए हैं मुकेश जी, लिंक कैसे शेयर करेंगे आप? पीडीएफ ही अपलोड करेंगे ना, जो डाउनलोड किया है एफिडेविट उसी को इस स्टैम्प पे प्रिंट करवा के अपलोड करेंगे ना, लिंक कैसे अपलोड कर सकते हैं आप? जो आप एफिडेविट है वो एक पीडीएफ फाइल है, आप उसे डाउनलोड करिए अपने सिस्टम में, प्रिंट करवाइए, हस्ताक्षर करिए और उसको फिर वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। ये एक सवाल है, कैंडिडेट कैसे वेरीफाई होगा या कैंडिडेट कैसे वेरीफाई करेगा? वो तो बायो ऑथेंटिक बताया ना, आधार से सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई होगा? सर्टिफिकेट वेरीफाई करने का अभी कोई तरीका नहीं है, उसका हमारे पास एक हर सर्टिफिकेट का हम कोड जनरेट करते हैं। आप ये प्रमाणित करना है कि परीक्षा कैंडिडेट ने दी है कि नहीं दी, तो आप कैंडिडेट का नाम हमारे साथ उसका यूजर नेम शेयर कर दीजिए, हम ये बता पाएंगे कि कैंडिडेट ने परीक्षा में पास हुआ या नहीं। प्रमाण नहीं कर सकते। मैम, ये सर्टिफिकेट जैसा कि अभी इसमें है कि डिजी लॉकर में जाता है, तो डिजी लॉकर और सर्टिफिकेट इसको बीएलई कैसे एनेबल कराएं, थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी डाल दें, जिससे कि बीएलई अपडेट रहे। जी, डिजी लॉकर आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति जिसके पास आधार है और आधार से लिंक्ड मोबाइल है, वो अपना डिजी लॉकर लॉग इन कर सकता है। जब आप डिजी लॉकर की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपका आधार मांगता है और एक ओटीपी जनरेट करवाता है आपके मोबाइल नंबर पे। अगर आप दोनों चीजें उस वक्त आपके पास है तो आप ओटीपी डाल के अपने ऑथेंटिकेट करके डिजी लॉकर में आप लॉग इन कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आपके वो सारे दस्तावेज आ जाते हैं जो भी आपके आधार दस्तावेज होते हैं। इसमें अगर आपने रिसेंटली बनाया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका कोई भी इंश्योरेंस का कार्ड, जो भी चीजें आपके आधार से लिंक है वो सारी आपको वहां मिलती है। इसके अलावा पीएमजी दिशा का सर्टिफिकेट भी हम आपको वहां पे डाल देते हैं। आप वहां से लॉग इन करके आपको वहां पे बहुत सारे टैब्स होते हैं, वहां पर एक पीएमजी दिशा का भी नजर आएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें कैंडिडेट का फोटोग्राफ, किस साल में जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट खुल जाएगा और वहां पे आप अपना डिजी लॉकर में पीएमजी दिशा का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो यहाँ मैं कोशिश उम्मीद इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फोन पे, देखें कैसे काम चलता है, उसके बाद वो फिर कैंडिडेट को बताएं कि आप अपने डिजी लॉकर में भी पूरे जीवन भर अपना सर्टिफिकेट स्टोर करके रख सकते हैं। जी मैम, ये क्वेश्चंस तो अभी आते रहेंगे, हम लोग भी इसको बैक टू बैक जवाब देते रहेंगे। चूंकि अभी हमारा समय हो चला है और आपने एक कम समय में इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पूरी एक मतलब एक व्यवहारिक स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं उस तरीके से आपने पूरी बात बताई, जो एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से कि पंजीकरण कहाँ से शुरू करें, उसके लिए क्या ध्यान रखें, सेंटर का क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, सेंटर लगाने के बाद आपको बच्चों को वाजिब तरीके से उनको मोबिलाइज करना, जाके ढूंढना स्थानीय पंचायत में, पंचायत का प्रधान या सेक्रेटरी के माध्यम से उनके ऑथेंटिकेट जो भी डेटाबेस है उसको कराना, लिस्ट को, सूची को वेरीफाई कराना, साथ में उनको प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देने के बाद उनका सर्टिफिकेशन कराना, और सर्टिफिकेशन के बाद अब चलते चलाते एक आखिरी पॉइंट मेरे पास और बचा है कि ये पेमेंट प्रोसेस क्या है, पेमेंट के लिए बीएलई क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और किस तरीके से ये पेमेंट होता है, क्योंकि पेमेंट कितना होता है ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन प्रक्रिया क्या है बीएलई के बारे में ये आप जरूर बताएं यहाँ पब्लिक फोरम में।
जी, जी। पेमेंट भी हम बता सकते हैं, ये अच्छा सवाल आपने किया है। हर प्रमाणित, हर सर्टिफाइड कैंडिडेट पे आपको 300 रुपए की राशि हम उपलब्ध करवाते हैं, आपके बैंक खाते में दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी बैंक डिटेल, जो बैंक जानकारी आपने अपने सीएससी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त दी थी, हम उसी बैंक जानकारी को लेते हैं। पीएमजी दिशा में कोई भी बैंक को आपसे जानकारी नहीं मांगी जाती, ना कोई पैन कार्ड वगैरह मांगा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर कोई आपको कॉल करके बोलता है कि सीएससी से बोल रहा हूँ, आप अपना बैंक डिटेल दे दीजिए, तो ऐसी कॉल्स को अवॉइड करें, ये धोखेबाजी वाली कॉल हो सकती है। हम कोई भी जानकारी आपसे मोबाइल फोन पे नहीं मांगते हैं या लिख के नहीं मांगते हैं। आपको अपनी बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड अपने सीएससी पोर्टल पे अपडेट करवानी है। जो भी बैंक डिटेल वहां पे दी गई होगी, उसी पे ही हर महीने हम पैसा डालते रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि 250 से 300 तक का हर पंचायत का टारगेट है। अगर आपने अपना आप जितने भी उस मंथ में 1 तारीख से 31 तारीख तक जितने भी लाभार्थियों की परीक्षा करवाते हैं और जो पास होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय गुणा 300 वो पैसा आपको आपके बैंक में हम डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका पैन कार्ड हमारे पास अपडेटेड नहीं है या एक पैन कार्ड से 2-2 आईडीज डाली गई हैं या इनकम्प्लीट पैन कार्ड है, तो ऐसी स्थिति में, या बैंक डिटेल्स मैच नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में क्योंकि हमारे पास जानकारी सही नहीं है, इस वजह से हम पैसा तो डालते हैं लेकिन बैंक से रिजेक्ट हो जाता है, जिस वजह से आपकी राशि बीच में अटकी रह जाती है। तो ये चीज ना हो, फिर हमें दोबारा वो साइकिल, दोबारा से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। ऐसे कई लोगों की पैसे अटक जाते हैं और वो फिर हम उन्हें कॉल करके बताते हैं कि आप अपने आपकी बैंक डिटेल गलत है, आपका पैन कार्ड ठीक नहीं है, तब जाके वो ठीक करते हैं। तो पहले ही ध्यान रखिए कि जो सीएससी आईडी पोर्टल पे आप अपनी बैंक डिटेल्स, अपना नाम, आप ही के नाम पे बैंक डिटेल होना चाहिए, आप ही के नाम पे पैन कार्ड होना चाहिए, सभी जानकारी सही होनी चाहिए। उसके उसके बाद ही आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिलते हैं। तो ये आखिरी मेरा सवाल था। इसी सवाल के साथ ये सेशन अब हम समाप्ति की ओर ले चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने एक आधे घंटे लगातार एक शिक्षाप्रद बातें बताई पीएमजी दिशा के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक वीएलई इससे लाभ लेंगे, और जो भी नए वीएलई जुड़े हैं उनको इस तरीके से आज की मुलाकात में हम लोगों का प्रयास रहता है कि अपने विशेषज्ञ को बुला करके इसमें विशेष जानकारी दी जाए। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच यूपी जी टीम, एंड ऑल द बेस्ट हमारे वीएलईज को, डिस्ट्रिक्ट टीम को, जो इस जी पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं।